चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। याद है? कॉपर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 था एंड कॉपर का 29। इनका हमने कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन क्यों बोला था? बिकॉज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3d4 4s2 होगा, एक्चुअली में वो वैसा नहीं था। तो कैसा था फिर? 3d5 4s1 ऐसा लिखा था हमने कि एक्सपेक्टेड ये था बिकॉज पहले 4s भर आता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 20 हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 3d में जाएंगे। वैसे ही यहां पर हमने 5 क्यों किया? बिकॉज इसमें आपके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे जो 2 हैं, उसमें से एक जंप करके यहां आएगा, उससे क्या क्रिएट होगी? एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, जहां पर सारे के सारे ऑर्बिटल कैसे हैं? हाफ फिल्ड। ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। ऑल द d5 और ऑल द d ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। उसको कहते हैं सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3d9 4s2 होगा, बट एक्चुअली में कैसा था? 3d10 4s1। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया, क्योंकि ऐसा करने पर क्या हो रहा था? अगेन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्रिएट हो रहे थे। पांचों के पांचों या तो हाफ फिल्ड हो या तो पांचों के पांचों फुल फिल्ड हो। ये दोनों ही केस ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस कहलाते हैं, इसलिए इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक्सेप्शन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो कभी भी ये नहीं लिखेंगे, हमेशा ये लिखेंगे, ठीक है ना? फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे क्वांटम नंबर के, है ना? फिर नेक्स्ट हैंड डालिएगा। हमने शेप के बारे में बात करी थी, उसको लिखा नहीं था कि शेप क्या होते हैं अलग अलग ऑर्बिटल के। एस का शेप स्फीयर है, पी का डंबल है, डी का डबल डंबल है, तो उनके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल होती है, पी के पास 3 ऑर्बिटल और डी के पास 5 ऑर्बिटल और एफ के पास 7 ऑर्बिटल। इसको आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो कि जो एम का वैल्यू है वो एस के लिए सिर्फ एक ही होता है, विच इज 0। बिकॉज एस के लिए एल का वैल्यू क्या है? 0, और एम क्या होता है? -L/L। समझ रहे? पी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 1। तो एम का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? -1 0 1, 3 ऑर्बिटल। डी के लिए एल का वैल्यू 2, तो एम का वैल्यू -2 से लेकर के क्या? +2 हो गए 5। तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि उनके पास एक ऑर्बिटल है, पी के पास 3 है, डी के पास 5 है और एफ के पास 7। -3 से लेकर के +3, बिकॉज एल का वैल्यू क्या होता है? 3। समझ रहे हैं क्या? और या आप यूं कह लो कि ओरिएंटेशन, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप स्पीयर होता है, तो स्पीयर को आप कैसे भी घुमा लो वो हमेशा एक जैसा ही दिखेगा आपको, उसका कोई अलग ओरिएंटेशन नहीं होता। बट आप डंबल शेप का अगर आपका ऑर्बिटल है तो उसको आप ऐसे रखोगे तो वो एक एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अगर आपने उसको ऐसे रख दिया तो अभी वो दूसरे एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और अगर आपने उसको ऐसे रख दिया तो ये अब तीसरी एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसलिए 3 ऑर्बिटल्स। समझ रहे हैं क्या? एक को अपन नाम दे देते हैं px, एक को नाम दे देते हैं py, और तीसरा हो जाता है pz। शेप इज डबल डंबल, जिसमें इनको हम कहते हैं लोब्स। क्या बोलते हैं? लोब्स। जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे लोब 0 है, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। या तो इलेक्ट्रॉन इतनी स्पेस में मिलेगा या तो इलेक्ट्रॉन इस स्पेस में मिलेगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इन्हीं के शेप्स के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, चलो लिखना नीचे, हैंड डालनी है, हैंड डाल लीजिए। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि ये वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो लिखना नीचे, एन ऑर्बिटल इज द रीजन, एन ऑर्बिटल इज द रीजन, an orbital is the region, region is the region of space, an orbital is the region of space around the nucleus, around the nucleus, within which within which within which the probability of finding, within which the probability of finding an electron, within which the probability of finding an electron is maximum, is maximum, is maximum, full stop. The probability is calculated, the probability is calculated, the probability is calculated using Schrödinger wave equation। बीच में हमने एक इक्वेशन देखा था, हालांकि हम ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमें पता रहना चाहिए कि हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल कहां से रही है। तो स्क्रॉडिंजर, SCHRO, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, याद है किसी को वेव इक्वेशन क्या था? ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमने वो डबल डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन लिखे थे ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। ये एक्स के लिए था, ऐसा ही सेम टर्म वाई के लिए लिखे थे, ऐसा ही सेम टर्म जेड के लिए लिखे थे, जहां पे साइन क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वेव है उसका एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रॉन भी अब एक वेव क्रिएट कर रहा है ना, मैटर वेव, हर एक मैटर की वेव होती है, इस पेन की भी वेव है, बस फर्क इतना है कि इस पेन की वेव लेंथ बहुत कम है, बट इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ उतनी कम नहीं है कि अपन इग्नोर कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है, राइट, इसलिए तो अपन 3D मॉडल पढ़ रहे हैं ना अब एटम का, कि अब वेव है तो वेव तो प्लेन में नहीं होगी, वेव तो आपकी स्पेस में ही होगी। तो दिस जस्टिफाई दी 3D मॉडल ऑफ एटम। तो उस वेव का एक एम्पलीट्यूड भी होगा, उसी एम्पलीट्यूड को अपन साइन बोलते हैं, जिसको अपन डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमें इसके मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, बस जस्ट फॉर नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कुछ होता है ना। यही हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस है। जैसे हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के हमारे वो 3 इक्वेशन बेसिस होते हैं, है ना, S = ut + ½ at² वाले जो 3 इक्वेशन आप पढ़ते हो, वो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस हैं। वैसे ही स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिक्स के ही बेस में बना है। समझ रहे हैं क्या? ओके, तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है, तो सब नेक्स्ट टाइम में लिखना। सबसे पहले लिखेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, लिखिए शेप ऑफ, सब हेडिंग डाल लो, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो हमने बीच में एक बार डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइम पर एक्सरे डाइफ्रैक्शन से फोटो लिया गया, तो हमें ऐसा पता चला कि वो एक इलेक्ट्रॉन इतने पर्टिकुलर एरिया में कहीं भी था, इस एरिया के वो बाहर कभी नहीं गया। तो यही उसका शेप हो गया, उस रीजन का क्या हो गया, वो शेप हो गया, यानी कि वो एक स्फीयर था। मैंने तो यहाँ पे प्लेन में बना दिया तो वो सर्कल दिख रहा है, पर एक्चुअली में वो कैसा था, एक स्फीयर। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है, और वो घूमते घूमते हमेशा वो स्फीयर के अंदर ही है। वो उसकी बाउंड्री है, क्या है उसकी वो बाउंड्री, उसकी लिमिटेशन है, उसकी लक्ष्मण रेखा है कि उसके बाहर नहीं जा रहा है वो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो जितने भी एस ऑर्बिटल हैं उनका सबका शेप क्या है, स्फीयर। बस फर्क इतना रहेगा कि स्फीयर बड़े होते जाएंगे। जब 1 की बात करेंगे तो 1 का एस छोटा होगा, 2 का एस का जो स्फीयर है वो बड़ा होगा, 3 का एस और बड़ा होगा, क्योंकि ये ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है ना। आपका n = 1 ऑर्बिट ये हो गया, n = 2 ऑर्बिट ये है, और ये 3rd ऑर्बिट है, तो इनके सबके एस बड़े होते जाएंगे। तो 1s अगर ये है तो 2s ऐसा कुछ हो जाएगा, 3s इससे बड़ा हो जाएगा, एंड सो ऑन। पर सब कैसे होंगे, स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें the shape of s orbital, the shape of s orbitals
is a sphere, is a sphere, is a sphere, is a sphere। और ऐसा इसलिए प्रेडिक्ट किया गया बिकॉज सेंटर यानी कि न्यूक्लियस से हर तरफ उसके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी। ऐसा तभी हो सकता है जब शेप सिमेट्रिकल होगा, तो वो स्फेरिकल शेप था। समझ रहे, क्योंकि रेडियस है ना, सेंटर से तो रेडियस हर बार सेम ही होगा ना हर जगह का। तो ये ऐसा ही हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में सेम है, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जैसे लोब अगर बड़े हो रहे हैं, लोब अगर बड़ा है तो यहां प्रोबेबिलिटी कम है, यहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के होने की, तो वो शेप एक सिमेट्रिकल शेप नहीं बन रहा है, तो वो लोब हो गया, है ना। पर अगर हर जगह से एक पॉइंट से सेंटर से अगर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है, यानी कि वो एक सिमेट्रिकल शेप है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्फीयर। ठीक है, तो क्या लिखिए, द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज अ स्फीयर, full stop, for s orbital, for s orbital, for s orbital L is equals to 0, for s orbital L is equals to 0, also m is equals to 0। L भी 0 होता है, m भी 0 होता है, करेक्ट। अगर L 0 है तो m का वैल्यू तो L पे डिपेंड करता है ना, माइनस L टू L, तो L भी 0 ही होगा। तो L 0, also m is equals to 0, full stop। Thus s orbital has only one orientation, thus s orbital has only one orientation, thus s orbital has only one orientation, full stop। The only shape having one orientation, the only shape having one orientation, the only shape having one orientation is a sphere, is a sphere, is a sphere, full stop। Hence s orbital is spherical in shape, hence s orbital is spherical in shape। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा, we observe that, we observe that, we observe that in case of 2s electrons, in case of 2s electrons, the probability is maximum near the nucleus, the probability is maximum near the nucleus, then decreases to 0, then decreases to 0, and increases again, and increases again, and increases again, and then decreases as the distance, and then decreases as the distance, and then decreases as the distance from the nucleus increases, then decreases as the distance from the nucleus increases। देखो बहुत बार इंक्रीज डिक्रीज लिखे, इसका मीनिंग समझना। ये हमारा न्यूक्लियस है, सबसे पहले 1s आएगा, तो ये रहा 1s। अब 1s और 2s के बीच में एनर्जी गैप है ना, क्योंकि वो तो सेकेंड ऑर्बिट है। हम जैसे फर्स्ट ऑर्बिट अगर ऐसे बनाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट बनाते हैं, ये सेकेंड ऑर्बिट बनाते हैं, बीच में गैप रहता है ना, बिकॉज एनर्जी का गैप है। फिर ऐसे थर्ड ऑर्बिट बनाएंगे, ऐसे ही फोर्थ बनाएंगे, तो ये हमारा 1s है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ये पूरे रीजन में। उसके बाद कुछ गैप है, वो गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ना 1s का ना 2s का। उसके बाद एक सेकेंड स्फीयर है जो 2s का स्फीयर है,
मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, है ना, यहां पे मैक्सिमम होगी, पर फिर बीच में 0 हो जाएगी। फिर आपका जब 2 का s आएगा ना, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि आप 2 के s में एंटर कर चुके हो। फिर 2 के s के बाद 3 का जो s आएगा, वहां फिर बीच में गैप है, समझ रहे, बीच बीच में एक एक एंगुलर रिंग है। आप ये समझिए कि एक स्पीयर है, फिर उस स्पीयर के बाहर एक और स्पीयर है, बीच में गैप है, फिर बाहर एक और स्पीयर है, स्पीयर के अंदर स्पीयर, तो 3s के अंदर 2s के अंदर 1s, तो 1s और 2s के बीच में जो गैप है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। 2s और 3s के बीच में जो गैप है, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो इस सब चीजों को बोलते हैं अपन नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। नोड्स वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां पे वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है। हम बोल रहे हैं ना कि पहले न्यूक्लियस से निकले तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, फिर वो 0 हो गई, देन इट इंक्रीजेस, देन अगेन बिकम 0। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर जा रहा है, एक बार कहीं प्रोबेबिलिटी 0 भी हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, ऐसा चल रहा है। मतलब बीच बीच में वो रीजन आ रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, और उन्हीं रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, दिस द इंटरमीडिएट रीजन, द इंटरमीडिएट रीजन, जो बीच बीच में रीजन आ रहा है 1s और 2s के बीच में, 2s और 3s के बीच में, 3s और 4s के बीच में, एंड सो ऑन। द इंटरमीडिएट रीजन, द इंटरमीडिएट रीजन, ब्रैकेट में लिखो वो रीजन कैसा है? एक स्फेरिकल शेल, ब्रैकेट में लिखो स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। द इंटरमीडिएट रीजन, ब्रैकेट में spherical shell, bracket close, where the probability is 0, where the probability is 0, where the probability is 0 is called a nodal surface, is called a nodal surface और नोड। या तो सिंपली आप नोड बोल दो, या तो आप बोल सकते हो एक नोडल सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो देखो 1s के लिए नंबर ऑफ नोड 0 होंगे। क्यों? क्योंकि 1s तो सिंगल ही है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हर जगह होगा, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी मतलब नोड 0 हो जाएंगे। पर 2s के अंदर 1s भी है, आपके पास अगर 2s है मतलब 1s भी होगा ना, तब तो 2s तक पहुंचे आप, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉन 1s में भर आता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में भर आता है। तो 2s के पास कितना नोड हुआ? एक। और 3s के पास एक, ये दो, यानी कि एक कम हो रहा है, n-1। जैसे कि फर्स्ट शेल के पास n का वैल्यू 1 है, तो 1-1 0, उसके पास एक भी नोड नहीं है, मतलब उसके अंदर एक भी रीजन ऐसा नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। पर 2s के अंदर तो एक रीजन ऐसा है ना, जो 1s और 2s के बीच में है। 3s के अंदर दो ऐसे रीजन है, एक 1s और 2s के बीच में, और एक 2s और 3s के बीच में, वो स्फेरिकल शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? तो नीचे लिखेंगे in general, in general, in general, any ns orbital, in general, any ns orbital, ns यानी कि 1s, 2s, 3s, 4s and so on, any ns orbital has n-1 nodes, has n-1 nodes. ठीक है, has n-1 nodes. That is 1s has 0 nodes. That is 1s has 0 nodes. 2s has 1 node, comma 3s has 2 nodes, and so on. And so on. 1s has 0 node, 2s has 1 node, 3s has 2 node, ऐसी 4s के पास 3 होगा, एक कम करना है बस आपको। ठीक है, n-1। ठीक है, ऑल्सो नेक्स्ट टाइम लिखना, ऑल्सो इनमें एनर्जी का भी डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो नंबर ऑफ नोड्स का है, 1s 2s 3s 4s के बीच में। एक डिफरेंस क्या है? नंबर ऑफ नोड्स का। एक डिफरेंस है एनर्जी का। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? 1s 2s 3s और 4s में 4s जो सबसे बाहर है। समझ रहे हैं क्या? तो नीचे लिखना, ऑल्सो दे डिफर इन,
also they differ in size and energy. Also they differ in size and energy. Also they differ in size and energy. That is, ऑर्डर लिख लेना, 1s लेस देन 2s लेस देन 3s लेस देन 4s एंड सो ऑन. यानी कि साइज में भी और एनर्जी में भी 1s 2s से छोटा है, 2s 3s से छोटा है, 3s 4s से छोटा है एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा s ऑर्बिटल. नेक्स्ट लाइन डालना, शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स. शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स. शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स. हाइफन डाल के लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन. On the basis of probability calculation, on the basis of probability calculation, comma, it is found that probability of finding the p electrons, probability of finding the p electrons, probability of finding the p electrons is maximum in two lobes, is maximum in two lobes on the opposite side of the nucleus. On the opposite side of the nucleus. On the opposite side of the nucleus. Probability of finding the p electron is maximum in two lobes. हर जगह नहीं, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर एक लोब और एक नीचे एक लोब. यहां पे नहीं है इलेक्ट्रॉन. ये तो पूरा स्फीयर, नहीं तो ऐसा होता ना स्फीयर, जैसे हमारा एस का था. बट पी वाले इलेक्ट्रॉन इसी टाइप के शेप में पाए जा रहे थे, इधर नहीं आ रहे थे. ठीक समझ रहे हैं? तो इसको लोब बोल रहे हैं अपन. ठीक है, इन टू लोब्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस. फुल स्टॉप. इससे शेप क्या बन रहा है? आप 8 बोल लो या इसको डंबल बोलते हैं. ठीक है, तो फुल स्टॉप. दिस गिव्स राइज टू अ दिस गिव्स राइज टू अ डम्बेल शेप. DUMB फिर हाइफन डाल के BELL. डम्बेल शेप फॉर p ऑर्बिटल. डम्बेल शेप फॉर p ऑर्बिटल. ठीक है, ये आप 3 एक्सिस समझ पा रहे हैं? 3 एक्सिस, ये x, ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया. ये हमारा प्लेन सरफेस है ना, एक्स वाई. और ये जो आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये एक प्लेन है जो एक्स वाई प्लेन है. Am I clear? मतलब अगर ये लोब है ना आपका, ऐसा कुछ समझना, ये एक लोब है ऐसा, तो ये वो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. ठीक है, आपको यहां पे कहीं इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा. लोब इस प्लेन के ऊपर है और लोब इस प्लेन के नीचे है. लोब मतलब सिर्फ ऐसा सर्कल नहीं है, वो पूरा स्फेरिकल लोब है. पर इस प्लेन से, अगर मैंने इस प्लेन को यहां रखा बीच में, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है. तो जैसे वहां नोड बोल रहे थे ना, यहां नोडल प्लेन बोलेंगे. यहां क्या बोलेंगे? नोडल प्लेन. क्योंकि वहां तो नोड्स बन रहे थे, यहां क्या बन रहा है? एक प्लेन सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी 0 है. एम आई क्लियर? ठीक है, ओके. तो क्या लिखिए? दिस गिव राइज टू अ डंबल शेप फॉर p ऑर्बिटल. फुल स्टॉप. एक और चीज लिखना नीचे. इट मे बी नोटेड दैट probability of finding a particular p electron, it may be noted that probability of finding a particular p electron, probability of finding a particular p electron is equal in both the lobes, is equal in both the lobes, is equal in both the lobes. तभी तो हमने दोनों लोब का साइज बराबर बनाया है. ऐसा नहीं कि एक लोब छोटा दूसरा लोब बड़ा. पी इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी दोनों में बराबर है, इसलिए दोनों का शेप और साइज भी सेम है. ठीक है, ओके. फुल स्टॉप. इक्वल इन बोथ द लोब. फुल स्टॉप. फर्दर देयर इज अ प्लेन
further, there is a plane passing through the nucleus. यहां आपका न्यूक्लियस है जिसके अराउंड में दो लोब है अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस. There is a plane passing through the nucleus on which probability of finding the electron is the electron is 0. वहां सरफेस था, यहां पर वो प्लेन है, is 0, full stop. This is called a nodal plane. This is called a nodal plane. ठीक है. और ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें ये देखो, ये लोब्स किसके अलोंग है? अलोंग दी z एक्सिस. तो आप इसको क्या बोलोगे? pz. ऐसे ये लोब अगर x के अलोंग होता तो px और तीसरा क्या होता? py. ठीक है. एक ये वाला डायग्राम तो बना लो आप लोग. ठीक है, बनाइए डायग्राम. ये कुछ ऐसा ही डायग्राम है ना. ये प्लेन है, इसके ऊपर एक लोब बना है और इसके नीचे एक लोब बना है. यही डायग्राम बना हुआ है. ठीक है. एंड द लोब इज टुवर्ड्स दी z एक्सिस. अगर ये लोब को मैंने ऐसा बनाया होता तो वो अलोंग दी एक्स एक्सिस होता, और लोब को अगर मैंने ऐसा बनाया होता तो वो अलोंग दी वाई एक्सिस होता. ठीक है. ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से कैसी है? परपेंडिकुलर, जस्ट लाइक दिस वर्टिसेस ऑफ दिस रूम है ना. ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो वो वाला जेड एक्सिस हो जाएगा. ठीक है. डन. नीचे पी एक्स पी वाई पी जेड के बारे में भी लिख लेते हैं. नीचे लिखना लाइन एक. फॉर पी ऑर्बिटल एल इज इक्वल्स टू 1. एस के लिए तो एल 0 था ना, तो एक ही ओरिएंटेशन था, तो एक ही ऑर्बिटल था. अब यहां पर पी के लिए एल का वैल्यू क्या है? 1. पी के लिए एल का वैल्यू 1, तो एम का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा? -1, 0 एंड 1. तो क्या लिखे? फॉर पी एल इज इक्वल्स टू 1, हेंस एम इज इक्वल्स टू -1, 0, +1. एम क्या हो जाएगा? हेंस एम इज इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1. Full stop. Thus p orbitals have 3 different orientations. Thus p orbitals have 3 different orientations. Designated as px, py, pz. px, py and pz. ठीक है. ऑल्सो एक लाइन नीचे लिखना. जैसे s ऑर्बिटल बड़े होते जा रहे थे तो 1s से बड़ा 2s था, 2s से बड़ा 3s था, वैसे यहां p में भी होगा. पहले चालू कहां से होता है? p 2 से. 2p पहला है ना, 1p तो नहीं होता, तो 2p पहले होंगे, फिर 3p 2p से बड़े होंगे. जस्ट लाइक जैसे 1s से बड़ा 2s है, 2s से बड़ा 3s था, वैसे ही 2p से बड़ा 3p होगा, 3p से बड़ा 4p होगा. ठीक है. ओके, तो उसी को नीचे लाइन में लिख रहे हैं. As n increases, p orbitals become larger. P orbital becomes larger in size and energy. Full stop. Also 2p has no node. जैसे 1s के पास कोई नोड नहीं था, वैसे अब 2p के पास कोई नोड नहीं होगा, क्योंकि 2p पहला p है. पर जब 3p बनेगा तो इसी के अलोंग बना अगर 3p, तो यहां पे बीच में एक नोड आ जाएगा. तो 3p के पास एक नोड, 4p के पास 2 नोड, जस्ट लाइक s वाले के जैसा, है ना. तो क्या लिखे?
for also 2p has no node, 3p has 1, 4p has 2 and so on. नोडल प्लेन एक ही है ना, नोडल प्लेन क्या है, एक ही है। मतलब अगर इस टाइप का आपका ये z एक्सिस के अलोंग बना है तो एक्स वाई प्लेन मेरा क्या है, नोडल प्लेन। अगर x होता तो yz प्लेन हमारा नोडल प्लेन होता। तो नोडल प्लेन एक ही है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक लाइन लिखना, नोडल प्लेन ऑल्सो नोन एज एंगुलर नोड, नोडल प्लेन ऑल्सो नोन एज एंगुलर नोड in any orbital is equal to L, is equal to L। P के लिए L का वैल्यू 1 है ना, तो हर के पास सिर्फ एक नोड है, नोडल प्लेन है सॉरी। और नोडल प्लेन को अपन क्या बोल रहे हैं, एंगुलर नोड, ठीक है। वो स्फेरिकल नोड था, है ना, जो हम शुरू में पढ़े ना, ये वाला किस टाइप का नोड है, स्फेरिकल नोड। और ये वाला कैसा है, प्लेनार नोड या एंगुलर नोड। तो दो टाइप के नोड हो गए, स्फेरिकल नोड और एक एंगुलर नोड। एक के लिए फॉर्मूला हो गया n-1 और दूसरे के लिए हो गया l। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दो। समझे मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, या जिसको अपन ने सिंपली नोड्स बोल दिया था, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n-1। समझ रहे हैं क्या। तो उस हिसाब से 1s के पास 0 है, 2s के पास 1 है, 3s के पास 2 है, n-1 n-1 n-1। 2p के पास 0 था क्योंकि उसके पास वो पहला 2p है। वैसे ही 3p के पास 1, 4p के पास 2, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने दूसरा भी, एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, जिसका एक और नाम क्या है, नोडल प्लेन, इसकी वैल्यू क्या होती है, L। दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखना, अभी क्या लिखे आप लोग, L लिख लिए ना, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज L, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला शेप ऑफ डी ऑर्बिटल लिखिए। नेक्स्ट, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। देखिए, फॉर डी ऑर्बिटल्स, फॉर डी ऑर्बिटल्स, फॉर डी ऑर्बिटल्स L इज इक्वल्स टू 2, L S के लिए L का वैल्यू 0, तो एक ऑर्बिटल, P के लिए L का वैल्यू 1, तो 3 ऑर्बिटल। इन द सेम वे अब D के लिए क्या लिख रहे हैं, L का वैल्यू 2, देयरफॉर M इज इक्वल्स टू, M की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, -2, -1, 0, 1 एंड 2, that is 5 orbitals, that is 5 orbitals, that is 5 orbitals, ठीक है। अब जैसे उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन से शेप कैसा बना, डंबल, तो इसका बनेगा डबल डंबल। तो नीचे लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस, their shapes are as follows, their shapes are as follows, on the basis of probability calculation their shapes are as follows। डायरेक्टली शेप बनाते हैं, ड्रॉ करना, डबल डंबल है, या इसको अपन क्लोवर लीफ भी बोलते हैं, सुने क्या क्लोवर लीफ, इस टाइप की पत्तियां होती है जिसके फ्लावर की, है ना, क्लोवर लीफ। तो ये y और z एक्सिस के बीच में, तो इसका नाम पड़ता है DYZ। सुन रहे हैं, 5 नाम लेंगे, जैसे अपन PX बोले, PY बोले, PZ बोले, वहां 3 ऑर्बिटल के 3 नाम थे, यहाँ 5 ऑर्बिटल के 5 अलग अलग नाम होंगे। तो जो
डबल डम्बल या क्लोवर लीफ एक्स और वाई सॉरी वाई और जेड एक्सिस के बीच में बन रहा है, तो वहां अपन क्या बोलेंगे, इसका नाम डी वाई जेड। और वही अगर ये एक्सिस क्या होती, ये होती मान लो वाई और ये होती एक्स, तो इसका नाम क्या पड़ता, डी एक्स वाई। ठीक है, और एक और क्या बनेगा, डी एक्स जेड। एक्स वाई तो हो गया ना, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एक ही तो बचा, क्या बचा, एक्स जेड। तो एक और वैसा शेप बना लेंगे, तो तीन तो ऐसे हो गए, बना लो इसको। डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, तीन शेप ये हो गए। ये अभी तक जितने भी लोब बने सब एक्सिस के बीच में है, मतलब ये अगर एक एक्सिस है, ध्यान देना इधर, ये अगर एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, तो लोब्स इन दोनों के बीच में है, इनके अलोंग में नहीं है। अलोंग मतलब जिस तरफ एक्सिस पॉइंट कर रही है, लोब भी उसी तरफ होता। जैसे पीजेड था, पीएक्स था, पीवाई था पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाई, पीएक्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड पीजेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स जेड एक्सिस। ये एक्चुअली उन लोग दोनों लोब्स दोनों एक्सिस के बीच में है, समझ रहे, मतलब अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो लोब उनके बीच में है, उनके ऊपर नहीं है, नॉट अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। तो तीन लोब ऐसे हो गए, है ना, दो और बनाएंगे तो टोटल पांच हो जाएंगे ना, पांच शेप। चौथा बनाना, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ द लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, और इनका नाम है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, एंड लास्ट एक जेड एक्सिस के अलोंग बना, ये तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग बन गया ना, एक जेड एक्सिस के अलोंग बनाना। एक ऐसा शेप होता है, और इसके साइड में ना एक एंगुलर रिंग होती है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मतलब अलोंग दी जेड एक्सिस तो है ही, उसके अलावा इसके एक्स एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग वाले में ही एक एंगुलर रिंग है, जैसे वो हुल्ला हुप नहीं होता है, उसको आप ऐसे खेल के ऐसे ऐसे करते हो, तो वो एक रिंग है, समझ लो ऐसी। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा था, तो वो भी शेप में आ गया हमारे। ठीक है, तो ऐसे हमारे इसका नाम पड़ जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पांच ऑर्बिटल हैं, हमें शेप सिर्फ डी तक ही पढ़ना है, एफ के सातों का ना हम नाम पढ़ेंगे ना शेप पढ़ेंगे। बस ये याद रखेंगे, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, वहां पे एल का वैल्यू 3 होता है, तो एम का वैल्यू -3 से लेकर के +3, तो ऐसे 7 हो गए ना। बाकी हमें डी तक के शेप्स और एनर्जी याद रखनी है, और एक चीज याद रखनी है, उनके नोड्स कितने हैं टोटल। ठीक है, तो अपन एक फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। जैसे अब यहां भी डी कहां से चालू होता है, 3D से, 2D तो नहीं होता ना, तो 3D के पास कोई नोड्स नहीं होगा, ये वाला स्फेरिकल वाला, क्योंकि पहला वाला जहां से चालू रहा उसके अंदर तो सारे इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा जो डी चालू होगा उसके पास बीच में गैप है, जैसे 1s और 2s के बीच में गैप था, 2s और 3s के बीच में गैप था, वैसे 2p और 3p के बीच में गैप था, 3p और 4p के बीच में गैप था, तो वो नोड्स कहला रहे हैं। तो वैसे ही 3D और 4D के बीच में एक गैप होगा, तो 4D के पास एक नोड है, पर 3D के पास एक भी नोड्स नहीं है, फिर 5D के पास दो होंगे। ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखो, बना लिए पांचों का शेप नाम, है ना, नीचे लिखना, लाइन में लिखना फर्दर। अच्छा पहले शेप लिख लेते, क्लोवर लीफ लिखा नहीं होगा ना आपने, नीचे लिखना dz square has dz square has dz square has a donut shaped electron cloud, a donut, doughnut, donut shaped electron cloud। ये बीच में सर्कल आ गया ना, इसके कारण डोनट हो गया, वो डोनट नहीं खाए, वो ब्रेड वाला डोनट, DOUGH डो, NUT नट। ठीक है, तो वो रहता है ना बीच में ऐसा सर्कल, बीच में वो छेद होता है, ऐसे वो होता है मेदू वड़ा, उसमें भी तो बीच में छेद होता है ना, तो वो मेदू वड़ा इसमें लिखते नहीं है लोग, वो डोनट इंग्लिश है ना, तो डोनट बोलेंगे। सांबर वड़ा वो क्या बोलते हैं, वो मेदू वड़ा थोड़ा लिखते हैं इसमें, तो अच्छा ही लगता है। तो हम अगर हिंदी में बुक लिखेंगे तो हम वहाँ पे डोनट की जगह क्या लिखते हैं, इसका मेदू वड़ा जैसा शेप है, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, हाँ चलो, तो एज अ डोनट शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, whereas others have whereas others have
whereas others have clover leaf shape. Clover leaf shape, ये फ्लावर का नाम है, ठीक है, क्लोवर लीफ शेप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में ऑल्सो 3D हैज नो नोड, 3D हैज नो नोड, 3D हैज नो नोड, comma 4D has 1, 4D has 1, 5D has 2 and so on, 5D has 2 and so on, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो ठीक है, नोड एंगुलर नोड, ये वाला फॉर्मूला नहीं बैठ रहा ना इसमें। जैसे 1s के लिए 0 बोल रहे हैं अपन, 2s के लिए 1 बोल रहे हैं, 3s के लिए 2 बोल रहे हैं, ऐसे 2p में 0 है, 3p में 1 है, 4p में 2 है, वैसे ही 3D में 0 है, फिर 4D में 1 और 5D में इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का गैप, तो टोटल 2 नोड हो गए। तो इसका जनरल फॉर्मूला देखो ऐसा बन सकता है क्या, n माइनस एल माइनस 1, ध्यान देना, जैसे मैं 3D के लिए अगर निकालूं तो 0 आना चाहिए ना, तो n का वैल्यू क्या है 3 माइनस एल का वैल्यू क्या है डी के लिए 2 माइनस 1, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, इससे 0 आ रहा है। देखो ये 0 आ रहा है कि नहीं, ध्यान देना, n के लिए मतलब n का वैल्यू 2, p के लिए l का वैल्यू 1 और माइनस 1, ये भी आ रहा है 0। इसमें चेक करें 3p के लिए, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 माइनस 1, कितना आ रहा है 1, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स क्या होंगे n माइनस एल माइनस 1, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे l, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा n माइनस 1, टोटल नोड्स कितने हो गए n माइनस 1, विच इज द सम ऑफ एंगुलर नोड्स एंड स्फेरिकल नोड्स। समझ रहे हैं क्या, स्फेरिकल नोड समझ गए ना, मतलब आप लोग एक स्फीयर है, उसके बाहर एक और स्फीयर है, तो बीच में गैप है ना, पर उस पहले स्फीयर के अंदर तो कोई गैप नहीं है ना, वो तो अंदर से पूरा भरा हुआ स्फीयर है, तो उसके पास कोई नोड नहीं है। पर दूसरे वाले के लिए बीच में गैप है, तीसरे वाले के पास 2 गैप है, 3s और 2s के बीच का गैप, 2s और 1s के बीच का गैप। सेम चीज 2p और 3p के बीच में भी हो रही है, सेम चीज 4p 3p और 2p के बीच में भी हो रही है। तो जितने वो बीच बीच में गैप हमको दिख रहे हैं ना, वो सब कहला रहे हैं स्फेरिकल नोड्स या सिंपली नोड्स, और जो प्लेन है वो कहला रहा है हमारा एंगुलर नोड्स, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स के लिए फॉर्मूला है L, और स्फेरिकल नोड्स के लिए फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए दोनों को ऐड कर दो तो एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 1, सॉरी हाँ n माइनस 1, ठीक है। तो नोट करके लिखो नीचे, नोट, ये तीनों लिख लेते हैं ना, नोट करके लिखो नीचे, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स या हाइफन डाल के ऑब्लिक करके सिंपली नोड्स इज इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन इज इक्वल्स टू L, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन इज L, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि दोनों को नोड्स नाम दे रहे हैं ना, बस नाम अलग है, एक स्फेरिकल है एक एंगुलर है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाए, दोनों को ऐड कर दो, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1। क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी स्फेरिकल नोड्स आर देयर इन 4f ऑर्बिटल, 4f के पास कितने स्फेरिकल नोड्स हैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो 4f पहला f है, तो उसके पास तो एक भी नहीं होगा, जैसे 1s के पास एक भी नहीं है, 2p के पास एक भी नहीं है, 3d के पास एक भी नहीं है, वैसे 4f के पास भी एक भी नहीं होगा। अगर कंसेप्ट से नहीं याद आ रहा है तो सीधा फॉर्मूला पुट करो n माइनस एल माइनस 1, व्हाट इज n,
व्हाट इज L, व्हाट इज 1, 1 तो 0। समझ रहे हैं क्या? और रेडियल नोड्स के लिए L का वैल्यू कितना है? 3। रेडियल मतलब सॉरी एंगुलर नोड्स प्लेन कितने हो जाएंगे? 3। टोटल नंबर ऑफ नोड 3, n माइनस 1, 4 माइनस 1 3। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन 1-2 नंबर में आता है और एमसीक्यू में भी आता है, नीट जेई में, कि नंबर ऑफ नोड्स निकालो। टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालेगा तो सीधा n माइनस 1 करना है। स्पेसिफिकली स्पेरिकल नोड या एंगुलर नोड पूछता है तो n माइनस l माइनस 1 या l, दोनों को ऐड करके तो n माइनस 1 आया ना। समझ गया क्या? तो ये हमारा शेप हो गया पूरा। तो शेप एनर्जी समझ में आ गया ना। तो हर का जो इनर ऑर्बिटल वाला सब शेल है उसकी एनर्जी कम होती है हमेशा। 1s की एनर्जी 2s से कम, 2p की एनर्जी 3p से कम, 3d की एनर्जी 4d से कम एंड 4f की एनर्जी 5f से कम। जो बाहर की तरफ है वो न्यूक्लियस से दूर है तो वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अंदर वाले की एनर्जी कम होगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, एक लास्ट टॉपिक लिखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक और नाम है इसका शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, इसका मतलब समझना। हाँ देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो यहां बीच में न्यूक्लियस है, अलग अलग ऑर्बिट्स है, ऑर्बिटल्स हैं, उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यस और नो? बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिवली चार्ज है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल तो होगा ना, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन है अंदर, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एम आई क्लियर? तो इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, है ना, या न्यूक्लियस अट्रैक्शन बोल लो। क्या बोलो? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। ठीक है। मीनवाइल अगर एक इलेक्ट्रॉन है बस तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को लगेगा अंदर की तरफ, अट्रैक्शन। बट अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में भी आपके 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगा पता है? जब ये इलेक्ट्रॉन पास आएंगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी तो करेगा। नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज के कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, बट इनर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करेगा, उसको न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचाएगा। इसी को बोलते हैं शील्ड करना। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले को न्यूक्लियस के इफेक्ट से बचा रहे हैं बाय रिपेलिंग देम। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा मल्टी इलेक्ट्रॉन में ही पॉसिबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल करेगा? वो तो अकेला है। पर मल्टी इलेक्ट्रॉन जहां पे आ जाएंगे ना, वहां पे आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन बचा सकता है न्यूक्लियस के इफेक्ट से। और बचाने को तो शील्ड बोल रहे हैं ना हम, तलवार से बचने के लिए शील्ड लगाते हैं ना अपन, तो वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए इसने इसको धक्का दिया, इसी को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो अब देखो दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक हमारा न्यूक्लियर चार्ज था जो अंदर की तरफ, और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो बाहर की तरफ। तो अब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमारा नेट फोर्स क्या होता है? मैंने सेम फोर्स थोड़ी ना बोला, माइनस करते हैं। क्या करते हैं? जीरो। आप यही सोच के बोले ना कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो आपने जीरो बोल दिया, पर मैंने तो ऐसा नहीं बोला था कि दोनों इक्वल अपोजिट। भाई न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, वो ज्यादा खींच रहा होगा ना अंदर, और ये एक इलेक्ट्रॉन ने थोड़ा सा धक्का दिया तो थोड़ा सा फोर्स कम हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो जीरो नहीं होगा, पर हाँ, दो अगर ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस। अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लगते हैं तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, वो हमारा नेट फोर्स हो जाता है। बट यहाँ पे तो एक फोर्स अंदर की तरफ है न्यूक्लियस वाला, और एक फोर्स स्क्रीनिंग वाला बाहर की तरफ है। तो जब हम नेट फोर्स निकालेंगे तो वो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज से कम आएगा, जो एक्चुअल न्यूक्लियर का चार्ज होगा उससे कम इफेक्ट, कम फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन की
ऊपर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने उसको शील्ड किया है, उसने उसको स्क्रीनिंग दी है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और जो एमसीक्यूज कुछ देखेंगे, है ना। तो एक क्लास और मैक्सिमम में लूंगा, 1 या 2, जिसमें हम पूरे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है।